नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम द पल्स में। ये प्रोग्राम हम हमेशा अंग्रेज़ी में आपको दिखाते हैं, लेकिन आज का जो विषय है वो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने इस बात का निश्चय किया कि आज किसानों के साथ और बहुत सारे मेहमानों के साथ आज इस चर्चा को हम हिंदी में बढ़ाएंगे। आज का जो विषय है वो सीधा जुड़ा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से। आपको ध्यान है कि केंद्र सरकार ने हाल में ही ये वायदा किया है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दिया जाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है और इसको एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है जहां तक भारत में कृषि का सवाल है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को कैसे नियोजित किया जाएगा, राज्य सरकारें इस पर क्या करेंगी, इस पूरी चर्चा को आज हम बढ़ाएंगे एक बहुत ही खास पैनल के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उनके बगल में आप देख सकते हैं जेडीयू के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जी। उनके बगल में है नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी, जो कि बहुत सारी पॉलिसीज इस समय बना रहे हैं, तो बहुत सारे आपके प्रश्नों का आज जवाब देंगे। उनके बगल में है विजय जावंडिया जी, जो कि वर्धा से आए हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही मशहूर किसान नेता हैं और शेतकारी संगठन के वो सदस्य भी हैं। और उनके बगल में आप देख सकते हैं अरविंद कुमार सिंह जी, एक बहुत ही वरिष्ठ कृषि संपादक हैं हमारे चैनल के, और बहुत सारी अखबारों में और टेलीविज़न चैनल में इन्होंने कृषि के मामलों से जुड़ी हुई खबरें की हैं। और इन खास मेहमानों के साथ हम आप सभी किसान भाइयों का आज स्वागत करते हैं जो कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से आए हुए हैं। और आपको बता दें हमारे दर्शकों के लिए कि करीब 150 किसान इस समय हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आप सिर्फ राज्यसभा टीवी पर ही नहीं बल्कि डीडी किसान पर भी देख सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चर्चा को मैं बढ़ाऊंगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी से। शेखावत जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक इतनी बड़ी पहल की किसानों के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो एक ऐलान किया है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना मिलेगा। तो पहले की सरकारों के मुकाबले ये कितना बड़ा कदम है? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राज्यसभा चैनल को कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर किसानों के साथ में सीधा संवाद करना और उस संवाद को देश भर के किसान देख सकें, ऐसा अवसर राज्यसभा टीवी ने प्रदान किया है। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं राज्यसभा टीवी को और आपको दोनों को कि आपने जिस परिवेश और जिस वातावरण में इस कार्यक्रम को आयोजित किया वो निश्चित रूप से उत्कृष्ट है और अभिनंदनीय है। जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रश्न है, जो राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में बनी थी और राष्ट्रीय कृषि नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मिले, इसकी अनुशंसा की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के साथ में ये कमिटमेंट था कि किसान को लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी रबी और खरीफ की अन्य फसलों में, खरीफ की फसलों में किसी एक समय में जो है 4 फसलों में, किसी एक समय में 5 फसलों में, किसी एक समय में 6 कमोडिटीज़ में लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलता था। कई बार ऐसा होता था कि देखने में आया था कि लागत का 1.5 गुना मूल्य कुछ फसल में 1 साल के लिए मिला और अगली साल लागत बढ़ जाने के कारण से वो घट करके 15-16% तक वापस पहुंच गया जी। लेकिन ये एक कदम ऐतिहासिक इस मायने में कि अब किसान को न तो कृषि मंत्री के पास जाने की आवश्यकता है न किसी और के पास में जाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि किसान को उसकी सारी नोटिफाइड क्रॉप्स जो है, खरीफ की 13 फसलों का अभी हम घोषणा कर चुके हैं और रबी की सोइंग के समय जब रबी की घोषणा होगी तब रबी की फसलों के लिए भी कि सारी 24 नोटिफाइड क्रॉप्स में किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य मिले, इसको हमेशा के लिए सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए ये एक ऐतिहासिक कदम है। ओके, लेकिन त्यागी जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले की सरकारों ने भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कुछ ना कुछ पहल की है, लेकिन जो एक परसेप्शन है कि जो आज की सरकार जो किसानों के लिए कर रही है वैसा कदम पहले कभी नहीं उठाया गया है, एटलीस्ट परसेप्शन वाइज। और ब्रॉड बेसिंग जिस तरह से जो कृषि नीतियों की गई है वो पहले कभी नहीं हुई। देखिए, मैं गांव में पैदा हुआ हूं। यहाँ गांव में हम
जिन किसान परिवारों में पैदा हुए थे, हम ये मानते थे कि भाग और भाव शायद भगवान तय करता है। हम बड़े हुए, दिल्ली में आए, राजनीति में आए तो पता लगा कि भाग भी हमारा और भाव भी हमारे सरकारों के यहाँ बैठ कर के तय होते। मुझको 1974-75 के आसपास का समय याद है। चौधरी चरण सिंह मेरे नेता थे, जब किसानों को लागत मूल्य मिलना चाहिए, लाभकारी नहीं, लागत मूल्य मिलना चाहिए, उसके लिए धरने हुए थे। चौधरी देवीलाल जी, प्रकाश सिंह बादल जी, भानु प्रताप सिंह जी, कुंभाराम आर्य जी, ये सब लोग धरनों पे बैठे थे। तो तब हमें पहली बात पता लगा कि किसानों का लागत का मूल्य कैसे मिले। और शेखावत जी ने जो कहा है, जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था, उसने कहा था ये पहले नहीं था इस तरह का। आप याद करो, गांव का जब मंडी में लेके जाते थे तो 2 आड़ती मिल करके तय करते थे कि आज भाव ये होगा, कल ये होगा। मैं अपने पिताजी के साथ कई बार गया, लेकिन बुग्गी को वापस लेकर नहीं आ सकते थे, लिहाजा जो आड़ती ने तय कर दिया उसी भाव पर छोड़ करके चले आए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है, दौर बदला है, चेतना आई है और अभी और चेतना आनी बाकी है। तो दौर उसके लिए बदला हम है, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी। तो दौर बदला है, एक नई पहल शुरू हुई है। केसी त्यागी जी भी इस बात को मानते हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नीति आयोग के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके के कदम नहीं उठाए गए और पूरे अगर देश में इसको एक देशव्यापी कार्यक्रम की तरह अगर इम्प्लीमेंट करना है तो इस समय मेरे हिसाब से नीति आयोग की तो नींद और चैन पूरा उड़ चुका होगा। वो जो इंटरनल कैलकुलेशन है उसका किस चीज़ पे कितना असर पड़ेगा, उसका एक असेसमेंट हमने किया है। और वो इसलिए भी ज़रूरी था कि जब एमएसपी में इतनी बड़ी वृद्धि हो, तो आपने देखा होगा कि पिछले साल की निस्बत किसी किसी फसल में इस बार 90% ज़्यादा एमएसपी दी गई है। जैसे आप बाजरा को देखें कि कितनी उसमें वृद्धि दी गई है, रागी को देखें कितनी वृद्धि उस पर दी गई है। इवन यदि हम राइस चावल को भी देखें तो उसमें भी एक व्यापक वृद्धि दी गई है। तो इस सब को करने के लिए कि इसका कहीं ऐसा ना हो कोई इसका मुद्रास्फीति पे कोई असर पड़ जाए या सरकार के खजाने पे ज़रूरत से ज़्यादा कुछ तो पड़ना ही चाहिए, किसानों के लिए भी कुछ देना है, लेकिन कहीं उससे इतना ना हो जाए कि वित्तीय घाटा जो है हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो उन सारी चीज़ों को देखकर हमने सुझाव दिए। शेखावत जी ने भी अपने सुझाव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिए कि इसको हम आगे किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि जो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिले मूल्य, और साथ में ही जो उपभोक्ता है उस पे जो इसकी वजह से कोई वजन पड़े उसको ये महसूस ना हो कि मेरे को जो है मेरे कॉस्ट पे किसान को ये मूल्य देने का एक नीति है। तो सबको एक बैलेंस रखते हुए अप्रोच नीति आयोग ने शेखावत जी से भी 3-4 मीटिंग हमने किया, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इसको आगे इम्प्लीमेंट करने का बताया है। और मानी सी बात है कि जब आप ये बैलेंसिंग एक्ट करते हैं तो बैलेंसिंग एक्ट हमेशा चुनौतियों से भरी होती हैं। तो जितने भी जो इस पूरे कार्यक्रम के जो क्रिटिक्स हैं उन्हें ये भी देखना चाहिए कि ये पहल एक ऐतिहासिक पहल है, तो उसे रोल आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए। लेकिन विजय जावंडे जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कृषि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जितना जो हमारी इकोनॉमी है उस पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन पॉलिटिक्स पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और चुनाव बहुत नज़दीक हैं। तो ये जो एक बड़ी घोषणा है सरकार की, तो आप तो ज़मीनी नेता हैं, आप ज़मीनी हकीकत बताएं इस समय की क्या है। देखो, नमस्कार, जय जवान जय किसान। मैं राज्यसभा टीवी का मंत्री महोदय जी का और आप सबका बहुत आभारी हूँ कि एक किसान को आपने इसमें सहभागी कर लिया है। हम किसान संगठन का जब काम महाराष्ट्र में शुरू किया था तो हम 3 ही घोषणा देते थे कि फसलों को वाजिब दाम नहीं देना ये सरकार की तयशुदा नीति है, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारे पसीने का दाम चाहिए, और तीसरा, अच्छी फसल अच्छे दाम, गांव में नहीं रहेगा गरीबी का नाम। ये इससे हम किसान आंदोलन पूरी ताकत से खड़ा हुआ और सरकारें आती थी जाती थी, कुछ कुछ बातें होती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के चुनाव में जब किसानों को ये आह्वान किया कि मेरी सरकार बनेगी
तो हम सत्ता में आके आपको खर्चे पे 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। हमें बड़ा अच्छा लगा कि वाह क्या बात कह रही है ये, और सरकार बनी। परंतु सरकार बनने के बाद में 4 साल में बात थोड़ी भूल गई। आपने कहा बराबर राजनीति है, तो ये राजनीति के लिए भी हो सकता है। 4 साल तो वो बात याद नहीं आई, लेकिन आज मैं यहाँ राजनीति नहीं डिस्कस करूंगी। पर आज याद आ गई है, और याद आई है, कदम डाला है। पर मैं बड़ी नम्रता से कहता हूं कि जिस स्वामीनाथन जी का उल्लेख हुआ, उस स्वामीनाथन जी ने C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पर 50% कहा था, वो इसमें नहीं है, ये A2FL पे है जी। मैं इसका भी स्वागत करता हूं, मैं इसको स्वागत करता हूं। इसका एक अच्छी बात कही है इन्होंने, एक कदम उठाया है। सवाल अब यह है कि ये जो दाम कुछ भी घोषित हुए हो, ये जो कहते हैं विक्रमी बढ़ाए गए हैं, मैं इससे जरा असहमति बताता हूं। अच्छा, वो एक मिनट बताता हूं कि 2008-9 के चुनाव के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी कपास का दाम 2000 का 3000 किया था, और पैडी का दाम 645 का 845 किया था। तो 600 पे चावल के दाम 200 बढ़ाए, अब 1550 पे 200 बढ़ाए। इस बात में नहीं जाऊंगा, बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम इसका भी स्वागत करते हैं। सिर्फ प्रारंभ में उस बात को मैं जिक्र करके रखता हूँ ताकि मुझे रमेश चंद्र जी से थोड़ा और मंत्री महोदय से मार्गदर्शन मिले। इसमें जो फैमिली लेबर है और A2 में जो मजदूरों की मजदूरी है, यह तय क्या किया गया है, क्योंकि अब 7वां वेतन आयोग इस देश में लग गया है। उस पार्श्वभूमि में हमको न्याय चाहिए, हमारे पसीने का दाम चाहिए। आपको न्याय मिलेगा, ये तो सरकार बोल ही रही है कि सारे किसानों के साथ न्याय होगा। आप अभी इस फॉर्मूला की बात कर रहे थे, जो A2+FL और C2 के जुड़ने की बात थी। अभी मंत्री जी हमारे साथ ही हैं और आपके भी अभी सवाल लेंगे, तो उस फॉर्मूला पे बाद में आएंगे। लेकिन अरविंद जी, अब मैं इसके बाद किसानों के पास जाऊँगी। आप बहुत सालों से लिखते हुए आए हैं कृषि मामलों पर, और जिन दिनों का अभी उल्लेख कर रहे थे जावंडिया जी की, एक टफ टाइम था जबकि कहा जाता था कि किसानों को उनकी लागत नहीं मिलती है, लेकिन आज कम से कम एक आईना ये सरकार दिखा रही है कि किसानों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। तो आपके हिसाब से आप इस पूरे मामले का कैसे उल्लेख करेंगे, जो ये MSP दी गई है किसानों को? नीलू जी, बिल्कुल ये मैं तो स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस समय जो खेती बाड़ी जिस दौर से गुजर रही है, उसमें सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकारें जो भी राहत देंगी वो कम है। क्योंकि तमाम इलाकों में आपने देखा होगा कि कृषि जो है ज़्यादा चुनौती से गुजर रही है इस समय, और जो किसानों के बच्चे हैं वो किसान नहीं बनना चाहते, यानी कृषि की प्रतिष्ठा कम हुई है। ये पूरे देश का मैं बता रहा हूँ कि ये कोई यही की बात नहीं है। पहाड़ों वगैरह पर ज़्यादा पलायन होता है, लेकिन जो मैदानों में, जो गंगा जमुना का मैदानी इलाका है, जिसको दुनिया का सबसे संपन्न भूभाग कहा जाता है, वहाँ भी ये स्थिति आ गई है। तो अब जो ये है, ये जो पहल हुई है, ये बहुत स्वागत योग्य है। और इसमें एक और स्वागत योग्य कदम है, जो 22,000 के करीब जो ग्रामीण मंडियां जो खड़ी करने की जो कोशिश कर रही है सरकार। तो मुझे लग रहा है अभी एक समस्या है कि अभी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तो वहाँ की मंडी व्यवस्थाएं ठीक हैं। अब सवाल है कि आप MSP पर अगर सरकारी खरीद भी करते हैं, जैसे गेहूँ चावल की हो रही है, काफ़ी बड़े इलाके में हो रही है, लेकिन ये खरीद का दायरा और बढ़े, और इसके अलावा कुछ और योजनाएं हैं, उसके लिए राज्य सरकारों को भी मुझे लगता है बिल्कुल बहुत सक्रियता के साथ, क्योंकि भारत सरकार की, शेखावत जी बैठे हैं, भारत सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा स्टेट नहीं उठा पाते, जैसे फल हैं, सब्जियों का मामला है, उसके लिए बाजार हस्तक्षेप नीति बनी हुई, लेकिन मैंने कई सालों तक देखा है कुछ राज्य फायदा उठा पाते हैं, बाकी नहीं उठा पाते। आपने एक बहुत सही पॉइंट रेज किया कि राज्य सरकारें भी बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जिनको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से किसान काफ़ी पीड़ित रहे हैं। और मेरे ख्याल से नीति आयोग जैसा जो इंस्टीट्यूशन है वो इसीलिए बना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वो तालमेल कैसे बनाया जाए, तो उसकी पूरी योजना के लिए आज नीति आयोग जैसा इंस्टीट्यूशन बना है, और इस पर रमेश चंद्र जी से बात भी करेंगे। अब मैं अपने किसान भाइयों से पूछना चाहूँगी कि आपको इसमें क्या नयापन लग रहा है, क्योंकि आपके लिए आपको आपकी मूल्य, आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो आपको प्राप्त होगी, और आपके जीवन पर इसका कैसा असर पड़ेगा, और अभी ग्राउंड पे क्या स्थिति है। मैं चाहूँगी कुछ लोगों से बात करना इस समय। हाँ, उनको माइक दीजिए प्लीज़, अपना नाम बताइएगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा। नमस्कार, मैं सुरेंद्रकांत फरीदाबाद हरियाणा से। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत मैं सुरेंद्रकांत फरीदाबाद हरियाणा से, और जो अभी सब बैठे हैं सभी का स्वागत करता हूं किसान भाइयों की तरफ से। सरकार ने जो MSP दिया है बहुत स्वागत योग्य कदम है, पर इसमें कुछ खामियां जो हम भुगत भी रहे हैं और शायद आगे भी आएंगी, कि एक तो जिस भी फसल का जो MSP दिया है सरकार ने बढ़ाया है, उसकी पूरी खरीद सुनिश्चित की जाए, पहली बात।
दूसरी, मंडियों में अक्सर होता है कि हम गेहूं बेचने जाते हैं, खरीद होती है सर, एमएसपी पर खरीदते हैं, पर उसके लिए बारदाना जो बोरियां बोलते हैं, कट्टे हैं, वो उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कई कई दिन तक हमें मंडियों में लेटना पड़ता है। उसका सिस्टम ठीक किया जाए। बाकी ये अभी कह रहे थे हमारे सर कि भाई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। मैं भी किसान का बेटा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैं मजबूरी में नहीं, अपनी चॉइस से खेती में आया हूँ और अच्छे से कर भी रहा हूँ। और चलिए आगे अरुण जी, इन्होंने तो आपकी बात को ही खारिज कर दिया। हाँ बिल्कुल, चलिए, अच्छी बात है। सर मेरा एक बहुत सराहनीय कदम है। सर मेरा एक बेटा है और मैं चाहूँगा कि वो भी किसान बने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब माइक किसी और को भी दीजिए, और लोग, मैं और लोगों से भी उनके ओपिनियंस चाहूंगी। ये इधर आगे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपना हाथ उठाया, उनको प्लीज माइक दो। नमस्कार, मेरा नाम सुनील गहलोत और मैं दिल्ली के इकलौते क्षेत्र नजफगढ़ से आया हूँ, मित्राव गांव से हूँ। और हम लोग ग्रामकुल प्रोड्यूसर कंपनी बना कर के काम कर रहे हैं और वो दूसरे किसानों को जोड़ के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कदम। जो होगा फार्मूले पे बढ़ तो गए हो, लेकिन एक छोटी सी बात है कि इसमें इसी के पार्ट में किसी में भी जैविक की तरफ से और एक इसमें कर दिया जाए, जैविक के अलग से समर्थन मूल्य दे दिया जाए, क्योंकि देश की अब ज़रूरत है उल्टे जैविक की तरफ जाने का। दूसरा, सरकारी खरीद केंद्र के साथ एफपीओ को शामिल किया जाए। एफपीओ बहुत बड़ा रोल, वाइट रोल इसके अंदर लगा सकता है। बहुत सराहनीय पहल। और इसमें जो लागत का जो फार्मूला है वो चलता रहेगा, एक कदम बढ़ा है, तो हम उम्मीद करते हैं 2019 में जब आपको प्रूफ कर दें तो उस पर तीसरे कदम पे आ जाओ, C3 C2 पे आ चलिए जाओ। शेखावत जी, ये तो आपके लिए अच्छी खबर है कि फॉर्मूले पे कोई इन लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है। मैं और कुछ किसान भाइयों से बात करना चाहूंगी। हाँ बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम दया किशन, मैं दिल्ली देहात छावला का एक किसान हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज इस उपलक्ष्य में सारे किसानों के साथ आपके साथ बातचीत का मौका हमें दिया गया। और उसी के सिलसिले में मैं अपनी पक्ष में ये कहना चाहूँगा कि जानकारी के अभाव में किसान पूरा फ़ायदा कई बार नहीं उठा पाते। जैसे उनका बिक्री का केंद्र, उनका समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाए, कौन कौन सी जो आड़त की दुकानें हैं वो उन्हें खरीदेंगे, और उनके ऊपर अननेसेसरी जो खर्चे लादे जाते हैं, जैसे बारदाना के या 2-3 दिन का वहाँ रुकना रहता है, उसका जो फटीक होती है वो हटाई जाए। साथ ही साथ एक मैं सबसे बड़ी पहल में ये करना सजेशन चाहूँगा आप लोगों की तरफ से कि ये की जाए कि क्वालिटी बेसिस पे भी, जैसे अगर हम गेहूं का उदाहरण लें तो गेहूं की क्वालिटी एक नेचुरल फार्मिंग है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग है और एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है, और एक थर्ड जो है वो अपना बहुत सारे कीटनाशक और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके जो हम लोग पैदा करते हैं, उनकी क्वालिटी अलग होने की वजह से क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनका मूल्य, समर्थन मूल्य जो है वो अलग अलग किया जा सके। अगर अभी ये प्रावधान नहीं है तो मैं चाहूँगा कि इसको मद्देनज़र रख के और इसके ऊपर विचार किया जाए। और अलग अलग जैसे एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज़ में, डेयरी फार्मिंग में जैसे मैं स्पेशली काम कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि उसका न्यूनतम समर्थन कुछ अगर उसका भी तय किया जाए, क्योंकि अभी तक इसमें क्या है कि जो पायनियर जो प्लेयर हैं इंडस्ट्री में वही इसको तय कर रहे हैं, जैसे अमूल है, मदर डेयरी है, तो किसानों के साइड पे इस चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। अपने सवालों को थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे तो मैं और भी बहुत सारे किसानों को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ, उनके भी ओपिनियंस सुनना चाहती हूँ। धन्यवाद। शेखावत जी, आपके पास आएंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने रेज किया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसान की लागत का 1.5 गुना उन्हें दिया जाएगा, लेकिन एमएसपी को लेकर अवेयरनेस, जो ज़मीन पर जो एक अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारा जो देश का 85% जो फार्मर पॉपुलेशन है वो अभी भी स्मॉल एंड छोटे और मझले किसान हैं। उन तक ये अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी कि सरकार क्या उनके लिए सुनिश्चित करना चाह रही है? देखिए, जो संविधान की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार खेती किसानी राज्यों का विषय रखा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो उन्होंने कुछ विषय राज्यों के लिए निश्चित किए थे, कुछ केंद्रीय सरकार के लिए निश्चित किए थे, और कुछ विषय ऐसे निश्चित किए थे जो दोनों के लिए हों। खेती को उन्होंने राज्यों के लिए निश्चित किया था, इसलिए खेती की विभिन्न योजनाओं की जानकारी धरातल तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी प्रारंभिक रूप से राज्यों की सरकारों की होती है।
देश की सरकार विभिन्न लेकिन योजनाएं बनाती है। माफ करिए, आपको रोकूंगी 2 मिनट के, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जमाना है तो अब स्टेट मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं क्योंकि देश की सरकार किसानों के लिए जिम्मेदार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमको जो काम करना है वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप करना पड़ता है। देश की सरकार किसानों के हित में उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनका विपणन, उनका जो मार्केट है उसमें सुधार करने के लिए और कुल मिलाकर के खेती की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, निर्णय करती है जी। लेकिन उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन जो है राज्यों के माध्यम से होता है। तो जो राज्य इसमें जितनी ज़्यादा रुचि लेकर के काम करता है उतना ही नीचे अंतिम छोर पर बैठे किसान को उसका लाभ मिलता है। भारत बहुत विशाल देश है, अनेक प्रदेश हैं, अनेक तरह की परिस्थितियां हैं और उन सब परिस्थितियों को देखते हुए यदि आप असेस करेंगे तो आपको बिल्कुल सामने ये पिक्चर जो है कि ये सामने दिखाई देगा कि जिन प्रदेशों ने इसमें ज़्यादा उत्कृष्ट तरीके से काम किया है, ज़्यादा रुचि लेकर के काम किया, वहाँ के किसान की स्थिति भी बेहतर हुई है और वहाँ के किसान को योजनाओं का लाभ भी बेहतर मिला है। अभी आप ही सब चर्चा करते हुए बात कर रहे थे और आदरणीय त्यागी साहब ने भी बात की कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन प्रदेशों में प्रोक्योरमेंट होता है लेकिन कुछ प्रदेशों में अभी नहीं हुआ है। माननीय मोदी जी की सरकार जब बनी तब सरकार बनने के बाद में अभी जब विजय अपनी बात करते हुए विजय जी कह रहे थे कि सरकार बनने के 4 साल बाद में आपने एमएसपी लागू किया है, एमएसपी को 1.5 गुना करने का वादा जो है उसको निभाया है। माननीय मोदी जी की सरकार बनी, उस सरकार बनने के बाद में चाहे किसी भी विभाग का कामकाज उठा करके देखिए, उस कामकाज में उन्होंने एक दर्शन के साथ में काम किया, एक फिलॉसफी के साथ में काम किया है। चाहे वो फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, चाहे पेट्रोलियम का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, हर एक विभाग में जो कॉमन चीज़ देखने की है वो एक फिलॉसफी है कि पहले रिफॉर्म करो, सुधार करो, फिर परफॉर्म करो, उसके ऊपर काम करो और उस सुधारों के माध्यम से परफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म करो, देश में बदलाव लाओ। खेती के क्रम में भी उन्होंने इसी तरह से काम किया। उन्होंने पहला निर्णय बनने के बाद में जो लिया वो निर्णय था कि हम खेती की पहली आवश्यकता वो ज़मीन है, उस ज़मीन की जांच करें। बिल्कुल। अब जिन प्रदेशों ने इस कार्यक्रम को शीघ्रता के साथ में अपनाया वो प्रदेश आगे लगे, बड़े कुछ प्रदेश अभी भी इसमें पिछड़े हुए हैं। हमने 14 करोड़ किसानों को जो है आज पहले और दूसरे चक्र में मिलाकर के लगभग सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। किसान को सिंचाई के लिए अधिकतम साधन मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम किया। किसान को फसल के समय में जो अम्ब्रेला कवरेज, एक पूरा एक छतरी के जैसा का जो है सुरक्षा चक्र किसान को फसल उत्पादन करने जो है बोने की तैयारी करता है उस दिन से लेकर के और जिस दिन मंडी में ले जाकर के बेचता है उस तक उसको सुरक्षा मिले, उसके लिए बीमा योजना और उसके बाद में उसको मार्केट सही मिले। अभी जब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आदरणीय त्यागी साहब कह रहे थे, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मुझे भी लगातार लंबे वर्षों तक किसान के रूप में काम करने का अनुभव है। मैं मानता हूं और जो बात इन्होंने कही कि भाग और भाव दोनों, कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो है कहावत है कि भाग और भाव दोनों जो है वो राम तय करता है, सरकार तय करता है। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, हमारे राजस्थान में भी इसी तरह की कहावत है कि जो किसान के साथ में राम अगर रूठ जाए तो भी राज खड़ा रहना चाहिए। और हमारे राजस्थान की इस कहावत को देश की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने चरितार्थ किया। जब भी किसान के इस तरह की चुनौती आई, आपदा के समय में जिस तरह की सहायताएं उन्होंने की, ये इसका एक उदाहरण है। और उसके बाद में किसान को फसल का सही मूल्य मिले उसके लिए हमने जो है मंडीज का इंटीग्रेशन किया, इनाम प्लेटफॉर्म बना करके इलेक्ट्रॉनिक मंडीज कि 2 व्यापारी मिलकर के उसका भाव तय नहीं कर सके। आज यदि आपके उत्तर प्रदेश की एक मंडी का व्यापारी अपने उत्पाद को लेकर के इनाम मंडी में लेकर के अपने किसान जाता है तो केवल उस मंडी विशेष के व्यापारी नहीं, पूरे देश भर के मंडियों के व्यापारी जो है उस उत्पाद का भाव तय कर सकते हैं। किसान के साथ में चीटिंग नहीं हो सकती और इसको आगे बढ़ाते हुए हम 1000 मंडी अगले 2 साल में 585 ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, 1000 तक ले जाना और उसके बाद में 22,000 ग्रामीण आटों को जोड़ते हुए
ताकि किसान को उसके उत्पाद का मूल्य उसके घर के दरवाजे तक मिल सके, इसको सुनिश्चित किया है। अभी इनफैक्ट मैं किसान भाइयों के पास आऊंगी। ये जितने भी इनिशिएटिव्स अभी बताए हैं, जितनी भी पहल का जिक्र मंत्री जी ने किया है, आपके पास आऊंगी कि आप लोगों में कितनी अवेयरनेस है इन सारे पहलों को लेकर और किस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन त्यागी जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो पहल हुई है, ई-नाम से लिंक करने की कोशिश की गई है, ये जो पुराना मंडी सिस्टम है इसको कैसे फेज आउट किया जाएगा, तो ये अपने आप में जो एक नई एज या न्यू इंडिया की बात कर रही है और कृषि एक नए इंडिया में, नए भारत में ये कृषि का संचालन कैसे होगा, आप इसमें क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज इस पर बहुत हल्ला मचा रही है। समर्थन करते हुए मैं गांव के लोगों की जो बेचैनी है, किसानों की जो बेचैनी है, जो हमारा गुस्सा है, उसका इजहार मैं रमेश जी से करना चाहता हूँ। आज के दिन मकई जो है वो 12 रुपये किलो है और पॉपकॉर्न, जानते हो पॉपकॉर्न या नहीं, वो 250 रुपये किलो है। आलू का दाम 20 रुपये किलो है और पोटैटो चिप्स 250 रुपये किलो है। जब तुम्हारे यहाँ पैदा हो तो 12 रुपये और दुकान पे चला जाए तो 250 रुपये किलो। तो ये भी हमारे गुस्से का एक कारण। दूसरा, मैं शेखावत जी की भी जानकारी के लिए, रमेश जी की जानकारी के लिए, अब हमारा गुजारा किसानों का MSP प्लस 50% से भी नहीं होता, माफ़ करना। अब हमको चाहिए पैरिटी प्राइस। भाई सब चीज़ों के दाम तय कर लो। मैं 1994 से लेकर के 2014 तक के आंकड़े लेकर के आया हूँ और ये मैंने राज्यसभा में बोला, उसके पटल से लेकर के आया हूँ अपना ही भाषण। सरकारी कर्मचारियों का वेतन 1994 से लेकर 2014 के बीच में 300 गुना बढ़ा है। कितना? सीमेंट, स्टील, साबुन, वस्त्रों के मूल्य में 300 रुपये की 300% की वृद्धि हुई है। रासायनिक खादों के काम में 300 रुपये से बढ़कर के 1100 रुपये हो गए। कीटनाशक की कीमत 100 से 400 हो गई। और जो सरकारी कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कर्मचारी है, उसकी जो आमदनी है महीने की, वो एक किसान परिवार से ज़्यादा है। समझे नहीं? इसलिए भाई एक काम करो कि भाई जैसे इनके दाम बढ़ रहे हैं ऐसे हमारे बढ़ा दो। तो 7,500, चलिए इसके पहले 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं के दाम मिलेंगे इसके अगर पहले पैरिटी प्राइस होगा। आप जो पैरिटी प्राइस की बात कर रहे हैं, इसके पहले कि मैं रमेश चंद जी से उस फॉर्मूले की बात करूं, मैं जावंडिया जी से उनका व्यू लेना चाहूंगी। क्या आप सहमत हैं जो त्यागी जी कह रहे हैं? मैं तो शेखावत जी की जो बात है पहले उससे ही करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल, जो बात कही कि घटना के मुताबिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राज्य का विषय है, मंजूर है, परंतु खेती के संबंध के सब महत्वपूर्ण निर्णय ये केंद्र सरकार के अधिकार में है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट केंद्र सरकार के अधिकार में। सपोर्ट प्राइस 1.5 गुना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की ना, मुख्यमंत्री नहीं की, केंद्र सरकार में। मनी सप्लाई केंद्र के हाथ में, सब केंद्र के हाथ में। और इसीलिए जब स्वामीनाथन कमीशन के सामने मैंने बात रखी थी, तो स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट में ये रिकमेंड किया गया है कि खेती ये कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए, यह है। और चौधरी चरण सिंह जी ने तो किसानों का पॉलिटिकल एजुकेशन करते समय, राजकीय प्रबोधन करते समय वो कहते थे, एक किसान तू तेरी एक नज़र हल पर रख और दूसरी नज़र दिल्ली पर रख। ये कितना बड़ा एजुकेशन था। आज तो साहब ऐसी बात है कि दिल्ली को भी अधिकार नहीं है। यहाँ सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी पर दुनिया में दाम गिर गए और वो इंपोर्ट हो गया, तो क्या होगा? फिर उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का अधिकार केंद्र का है। इसलिए आज चौधरी जिंदा होते ना, तो चौधरी चरण सिंह ही कहते, एक किसान तू एक नजर हल पर रख और दूसरी नजर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और विश्व व्यापार संगठन की राजधानी अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे जो जिन हकीकतों की बात त्यागी जी और अभी जावंडिया जी ने जिक्र किया कि आप उसको कॉन्करेंट लिस्ट में करिए, ज़्यादातर जो मेजर डिसीजंस हैं वो सेंटर की तरफ से आते हैं, तो इस बात को कोई नाकार नहीं सकता कि जो प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट है उसने जिस तरीके की पहल की है, इसके पहले की सरकारें भी करती आई हैं, लेकिन एक जो नए भारत की बात की जा रही है उसकी पहल इस सरकार ने किया है। लेकिन अब इसके आगे की चुनौतियां आपको क्या लग रहा है कि इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है सरकार के लिए? क्या करना चाहिए कि आज का किसान खुश होकर ये बोल सके कि हाँ भाई, मुझे जो मैं चाहता था मुझे आज वो मिला? देखिए नीलू जी, जो त्यागी जी ने जो बात कही, जो खास तौर पर जो असंतोष है या एक गुस्सा है ना जो किसान का, उसके पीछे केवल ये कारण समर्थन मूल्य है भी नहीं। उसमें एक बड़े गुस्से का कारण है कि
1991 को अगर उदारीकरण को कट ऑफ डेट मानेंगे जी तो गांव और शहर के बीच का जो खाई था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये बहुत ज़्यादा और लगातार बढ़ रहा है वो। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपने कहा, एक साथी यहाँ हुए कि किसान के बेटे हैं, लेकिन दिल्ली मुंबई इन सब की जो बड़ी बड़ी आबादी हो रही है किसान के बेटे ही हैं। हम लोग भी वहीं से आए हैं, हमें नहीं लगा कि खेती करने में वो है, हमारे छोटे भाई को भी नहीं लगा, हमारे पूरे परिवार में। तो अब सवाल ये है कि खेती को सम्मानजनक कैसे बनाया जाए, इस दिशा में जो एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें नीति आयोग भी मैंने देखा है कि क्या वो जैविक खेती के मार्फत कुछ लोगों को रास्ता मिल सकता है या जीरो बजट फार्मिंग एक रास्ता हो सकता है। तो ये देश बड़ा भारी है। अब आप हिमाचल प्रदेश का जो किसान होगा या जो नागालैंड का किसान होगा, वो उसको हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरह पानी की व्यवस्था तो है नहीं उसको, बिल्कुल। तो इसलिए वहाँ जैविक खेती होगा। आज ही मैं मंत्री जी का जवाब एक पढ़ रहा था कि जो जैविक खेती की जो 2 योजनाएं चल रही, परंपरागत कृषि विकास योजना और उत्तर पूर्वोत्तर की योजना, उससे करीब 18 लाख किसानों को फ़ायदा हुआ है। नहीं, 18 लाख किसान जुड़े हैं जी। तो एक किसान भाई का आया कि भाई जैविक खेती के लिए कोई समर्थन तो है नहीं। उत्तराखंड सरकार ने कुछ मंडियां बनाने की पहल की है, लेकिन अभी क्या है कि इसमें नीलू जी उन राज्यों को बहुत ज़्यादा अग्रसर होने की ज़रूरत है जहाँ के उत्पाद सबसे मशहूर हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा। जैसे जमदिया जी जिस इलाके से आते हैं, मैं एक बार गया, 2014 की बात है, 14 में मैंने दाल के किसानों को धरने पे बैठे देखा कि साहब हमारी दाल खरीदो। अभी जो कर्नाटक के इलेक्शन हो रहे थे वहाँ मैंने देखा कि जो अरहर की दाल वो जो है 4.5 मतलब वो 3.5 से लेके 4,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रही थी। तो हम बाहर से मंगाते हैं। ये चीज़ें ऐसी है जो तिलहन है, दलहन है, यहाँ तक कि मुरैना, भिंड और भरतपुर का जो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन इस देश में होता है, वहाँ भी जब जैसे ही उसका उत्पाद आएगा दाम नीचे चले जाते हैं और एक पूरा तंत्र है। तो भारत सरकार को अभी, जैसे आपने कहा मंत्री जी ने, ये बात सही है कि ई मंडी और बहुत सारे उपायों ने उनके शोषण को कम किया है, लेकिन आप हरियाणा, पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश तक जो मंडियों में आप जाएंगे तो जो बिचौलियों का इतना बड़ा तंत्र है, 50 लाख लोग हैं जो इस तरह के लोग हैं, और उनके नीचे के जो, मैं आपको 2 तो मिनट मुझे के लिए लगता है रोकना कि ये चाहूंगी। दलालों का तंत्र जब तक खत्म ना होगा। 2 मिनट के लिए आपने बिचौलियों का जिक्र किया। मैं एक चीज़ कहूँगा, इनकी जो त्यागी जी की बात है उसको सीधे कर देता हूँ। हाँ। और अभी इन्होंने कही कि सही में किसानों की जो नाराजगी है ना, वो समर्थन मूल्य से अब दूर होने वाली नहीं है। मैं इसको कहता हूँ कि ये मनी सप्लाई की बात है, अब मॉनेटरी सिस्टम की बात है। 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग का विरोध नहीं करना है हमको, पर 5वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन था 2,500 रुपये, 6वें वेतन आयोग का कम से कम वेतन था 7,000 रुपये, और अब है 21,000 रुपये। मैं अगर ये बात कहूँ, 1972 में मैं 1 क्विंटल कपास बेचता था तो 1 तोला सोना खरीद सकता था। मेरा सवाल यह है रमेश चंद्र जी से भी और मंत्री महोदय से भी, आज भी अगर आप वेतन आयोग की तनख्वाह देख ले तो आज भी कम से कम वेतन में 2 महीने के वेतन में 1 तोला सोना मिल जाता है, पर 5-6 क्विंटल कपास देना पड़ता है, 10-15 क्विंटल अनाज देना पड़ता है। ये डिस्पैरिटी क्यों है? क्या है? नहीं, और सरकार ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि बिचौलियों को कम से कम उनका इंटरवेंशन हो, इसी तरीके की पहल होगी। एक नई पहल है, सरकार को हमें टाइम देना चाहिए, रादर देन कि सरकार को आप क्रिटिसाइज करिए, उनका विश्लेषण करते रहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन रमेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो पूरा फॉर्मूला है A2+FL और फिर ये C2 की जो डिमांड हो रही है, जैसे त्यागी जी ने भी कहा, जावंडिया जी ने भी कहा, तो ये फॉर्मूला हम किसान भाइयों को कैसे समझाएं कि ये उनके बेनिफिट के लिए है और आने वाला समय भी उनके लिए कुछ ज़्यादा ही उपयोगी होगा? ये आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि उस फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा टिप्पणियाँ आ रही हैं। वो जैसे पहले किसान नेता कह चुके हैं कि हमें एक स्टेप वाइज अपनी इसकी ओर चलना है। अब देखो, जब हम इस फार्मूले की यदि बात करें कि 50% वृद्धि किस चीज़ पे दी गई, वो लागत पे दी गई। यदि आप किसी किसान से जो अपनी ज़मीन पे खेती करता है पूछो लागत क्या है, तो वो अपनी ज़मीन का ठेका उसमें लागत में नहीं जोड़ता। लेकिन यदि उसने किसी और से वो ज़मीन ठेके पे ली है तो उसको लागत में जोड़ता है। तो जो अब 50% इंक्रीज़ दी गई है, वो जो सही मायने में लागत है, जो भी उसने पैसा खर्चा, जो भी चाहे अपनी ओर से उसने कोई बैल की जोड़ी है या अपने कोई इनपुट यूज़ किए, तो 50% तक का मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए A2+FL को लिया गया है, C2 को नहीं, जिसमें अपनी ज़मीन का ठेका होता है।
लेकिन जो एमएसपी मिलेगी जब हम A2+FL में 50% की वृद्धि कर देंगे तो निश्चित रूप से उसकी ज़मीन का ठेका भी आप जोड़ लें, उससे भी ज़्यादा वो हो जाएगी। चलिए, तो ये यदि आप उसमें टोटल इनकम देखो, उस पे सवाल हो सकता है कि ये तो कॉस्ट सही नहीं है। तो मैंने इस पे लिखा भी है और स्वामीनाथन साहब से पर्सनली बुलाकर इस चीज़ के बारे में मीटिंग भी की है और उन्होंने इसको लॉजिक के रूप में माना भी है कि लॉजिक के रूप में ये ठीक है कि जब हम कॉस्ट C2 लेते हैं उसमें कोई 35-40% जिनको हम खर्चा कहते हैं वो खर्चा नहीं होता, वो किसान की आय होती है। जैसे ज़मीन का ठेका, जैसे उसके अपने परिवार का जो उसमें काम करते हैं उसको खर्चे में C2 में जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो किसान की एक अपनी इनकम होती है। आपने अभी तो एमएसपी को इतना घोषित किया गया अभी है आपके पास कि आएंगे। वो C2 से ज़्यादा रहेगी। अब आप एवरेज देखो तो 10-12% ज़्यादा है, लेकिन 50% कैलकुलेट करने के लिए उसमें से जो अपनी ज़मीन पे खेती कर रहा है उस पे जो ठेका है उसको नहीं जोड़ा गया। अच्छा, अब क्योंकि रमेश चंद जी ने आपको भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ये फॉर्मूला कि कैसे आपको 50% आपकी लागत का दिया जाएगा, आपके मन में इस फॉर्मूले को लेकर अगर कोई भी डाउट है आप अपना हाथ उठाइए और अपना सवाल आप या तो मंत्री जी से कर सकते हैं और या तो रमेश चंद जी से करिए। प्लीज़ माइक दीजिए, उधर पीछे किसी ने हाथ उठाया है। मुकेश कुमार भैया जी बोलिए। भारतीय किसान संघ हरियाणा से। जो माइक पास पकड़िए प्लीज़। जी, एमएसपी की जो बात हो रही है, एमएसपी बहुत थोड़े किसानों को इसका लाभ मिल पाता है, क्योंकि ना तो हर मंडी में हर फसल खरीद होती है, कुछ मंडियों में ही कुछ फसलों की खरीद है। जैसे बाजरा अगर आपको बेचना है तो उसमें सुनिश्चित की गई है कि इन्हीं मंडियों में बिकेगा, बाकियों में क्यों नहीं। अगर मैं यहाँ रहता हूँ और मुझे 300 किलोमीटर जाके अपना बाजरा 2 क्विंटल 10 क्विंटल बाजरा बेचना पड़ा तो मैं तो अपने जेब से पैसे लगा के बेच के आऊँगा उसको। तो हर मंडी में हर फसल की खरीद होनी चाहिए। और एमएसपी भी पूरी तरह लागू नहीं है, क्योंकि नरेला मंडी में 1600 रुपये गेहूं अब की बार भी बिके हैं, जो कि 1735 की एमएसपी थी। तो ये हर किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए ना। जब हम एक पानी की बोतल लेते हैं तो उसकी एमआरपी से नीचे पैसे कोई नहीं एक्सेप्ट करता, तो हम क्यों उसके नीचे हम अपना गेहूं। पॉइंट टेकन, आपने अपना पॉइंट बोला। अभी और कोई इस पे बात करना चाहेगा? एक और मैं बात कहना चाहता हूं इसमें कि सरकार खरीदे, ब्रीफली बोलेंगे तो बाकी किसान भाइयों से भी बात हो सकती है ना। एक ही बात कहूंगा बस। हाँ। सरकार खरीदे या कोई आड़ती खरीदे या दुकानदार खरीदे, उस एमएसपी से नीचे किसान की फसल ना बिके, उस एमएसपी से नीचे उसका रेट ना जाए। ठीक है, यहाँ आगे कोई बात करना। हाँ, माइक दीजिए प्लीज उनको। मैं कृष्ण त्यागी, गांव ददसिया, फरीदाबाद से आया हूं जी। माननीय मंत्री जी ने कही फसल बीमा योजना की, 2016 में मेरी खुद की फसल जल भराव से खत्म हो गई। सर्वेयर आया, 70% उसके ऊपर उसने खराबा लिख दिया, लेकिन आज तक 70 पैसे नहीं मिले। मेरा फरीदाबाद कोर्ट में केस चल रहा है। ये सरकार इस पे क्या करेगी? इनका कोई जवाबदेही है? कोई सुनिश्चित करी जाए जो आदमी आपकी सहूलियत के लिए ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपकी सहूलियत के लिए है। नहीं, कोई इनकी कोई अफसर बैठाया जाए जो हमारी सुने। बात करेंगे इस पे। हाँ, और हाँ, एक और बताइए, और किसके प्रश्न आ रहे हैं? हाँ बताइए। एमएसपी बढ़ाया गया है, मंडियों में इससे पहले भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद होती रही। अब की बार एक आड़ती को हमने भी पकड़वाया था। तो अगर किसान अपनी ट्रॉली लेके मंडी के अंदर जाता है, वहां आड़ती उसमें 70 कमियां निकाल देता है कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और किसान अपनी फसल को लेके वापस घर नहीं जा सकता। तो वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे उस फसल को किसान को बेचना पड़ता है। तो जब तक ये चुनौती है, आप कितना भी बढ़ा लो वो कम करते रहेंगे। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, इसके लिए क्या सोचा है आपने? इसको कोई कानून लेके आया जाए, इस पे कोई व्यवस्था कायम की जाए इस तरीके की। मंत्री जी को आपकी समस्याएं उन्होंने समझी हैं, अब उनको जवाब देने दीजिए। धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपने ऐसे अच्छे प्रश्न पूछे हैं। मैं सबसे अंत में पूछे हुए प्रश्न से प्रारंभ करना चाहता हूं। जो खरीद एमएसपी पर होती है वो खरीद दो तरह से होती है। गेहूं और चावल की खरीद एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अधीन आता है। उनकी अपनी अलग व्यवस्था है, उनकी अपनी अलग प्रक्रिया है।
लेकिन इसके अलावा जो बाकी जितनी भी फसलें हैं, जिनमें तिलहन की फसलें हैं, दलहन की फसलें हैं, मोटे अनाज हैं, कपास, जूट, पटसन और खोपरा, इन सब कपास, पटसन, खोपरा और गन्ना, इन सब के समर्थन मूल्य हैं। बाकी सब क्रॉप्स को, गन्ने को एक तरफ अलग करते हैं तो बाकी सब की खरीद जो है वो प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, मूल्य स्थिरीकरण योजना के माध्यम से देश की सरकार करती है। लेकिन देश की सरकार के पास में प्रोक्योरमेंट की अपनी विंग्स नहीं है, अपनी खुद की संस्थाएं नहीं है। हम नेफेड के माध्यम से प्रोक्योरमेंट करते हैं और नेफेड के पास में क्योंकि अपना तंत्र नहीं है, तब जिन जिन राज्यों का जो राज्य की फेडरेशन है, उन फेडरेशन, जो हरियाणा में एफेड है, राजस्थान में राजफेड है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश फेड का फेडरेशन है, इन सब फेडरेशंस के माध्यम से हम खरीद करते हैं। खरीद कर का केंद्र लगाना और खरीद केंद्रों को पर सही तरह से प्रोक्योरमेंट हो, इसकी चिंता करने का काम नीचे की जो है संस्थाएं करती है। लेकिन जो प्रश्न आपने कहा कि जो क्वालिटी के असाइंग में के कारण से किसान को जो है के साथ में धोखाधड़ी होती है, उसको सही समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता, इस तरह के समाचार लगातार हमारे पास में आए हैं और हमने एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। देश की 600 से ज़्यादा मंडियों में असाइंग लेबोरेटरीज लगाई है, जहां किसान जब अपनी फसल लेकर के जाए तो वो फसल लेकर के उस लेबोरेटरी में अगर किसान की फसल को आड़तिया मिल करके जो है फेडरेशन के आदमी के साथ में मिल करके किसान के साथ में चीटिंग करने का प्रयास करे, तो उस असाइंग लैब में ले जा करके वो अपना सैंपल दे के रिपोर्ट ले सकता है। उस रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको प्रोक्योरमेंट करना ही पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था की है और इसको और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अगर बजट देखा हो तो जो मैंने अभी चर्चा की थी, माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है कि आने वाले 2 साल में हम 22,000 मंडियों में इस तरह की व्यवस्था क्रिएट कर देंगे, ताकि किसान को एक तो ये जो अभी शिकायत आई थी कि 300 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है, ये नहीं जाना पड़े। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट होता है, अभी आप लोगों ने सबने चिंता व्यक्त की है कि जो प्रोक्योरमेंट होता है वो खरीद जो है वो कुछ एक किसानों से होती है। जो खरीद के पीछे भावना है, वो भावना ये है कि सरकार अगर खरीद करना प्रारंभ करती है, और पीछे के सालों के यदि उदाहरण को हम देखें तो जब सरकार खरीद करना प्रारंभ करती है, क्योंकि भाव एकदम से इसलिए गिरता है, भाव गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एक साथ फसल लेकर के सारी उपज जो है किसान जो है मंडी में आता है। सरकार ने 2 तरह से उसमें व्यवस्था की है। एक तो हम ये जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, इस प्रोक्योरमेंट के कारण से क्योंकि सरकार खरीद रही होती है तब भाव अपने आप जो है बढ़ता है, और इसको हमने नोटिस किया है आज तक का कि भाव बढ़ने की प्रक्रिया उसके साथ में होती है। साथ ही साथ में किसान को एक और सुविधा देने की एक योजना बनाई है कि किसान किसी भी रजिस्टर्ड गोडाउन में अगर अपनी फसल रख दे और रखने के बाद में उसको जो है वो जब तक भाव बढ़ता है तब तक बेचे, तो 6 महीने तक के पीरियड के लिए उसको सब्सिडाइज रेट पर, जिस रेट पर हमको केसीसी पे इंटरेस्ट मिलता है, उस रेट पर हमको जो है धनराशि सरकार जो है जितना उत्पाद रखा है उसकी 70% धनराशि जो है सरकार उपलब्ध कराती है। तो इन 2 के माध्यम से हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन एक पीछे के आंकड़े आपको देना चाहता हूं। जब 2010 से 14 तक की जो सरकार थी, उस सरकार के समय में जो नेफेड, जिसके जो माध्यम से सारे मोटे अनाज की, तिलहन और दलहन की खरीद होती है, उसका जो टोटल प्रोक्योरमेंट था, वो प्रोक्योरमेंट नेफेड को जो बैंक गारंटी दी गई थी सरकार के द्वारा, वो 1950 करोड़ रुपए की थी। उसके माध्यम से ही देश भर में खरीद होती थी। आप लोगों को जानकर के इस बात की प्रसन्नता होगी कि हमने प्रोक्योरमेंट की गारंटी को बढ़ाकर 1950 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ किया, 2500 से 4500 करोड़ किया, 4500 से 9500 करोड़ किया, 9500 करोड़ से 19000 करोड़ किया, और 19000 करोड़ से पिछले सीजन में बढ़ा करके 29000 करोड़ रुपए करके और प्रोक्योरमेंट देश में किया है। अगर प्रोक्योरमेंट के आंकड़े कि पीछे के अनुभव और वर्तमान के अनुभव स्थिति में दोनों का अगर समीक्षा करूं तो लगभग 400 गुना 4 गुना जो है 415% ग्रोथ प्रोक्योरमेंट में इस सरकार के समय में हुई है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि 100% खरीदार जो है किसान की उपज खरीदना वर्तमान स्थिति में शायद सरकार के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन हमने जिस तरह के रिफॉर्म्स किए हैं और उन रिफॉर्म्स के माध्यम से जो स्थिति बनी है, उसके कारण से आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। हमने प्रोक्योरमेंट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि एमएसपी बढ़ाने के बाद में किसान की अधिकतम फसल खरीदी जा सके, इसकी जिम्मेदारी नीति आयोग को दी है।
अभी आदरणीय रमेश चंद साहब आप ये बात करते हुए कह भी रहे थे, हमने उसमें लगातार बैठकें कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में भी 3 बार बैठ करके हमने उनको अपनी तरफ से जो है योजनाएं बना करके दी है, लेकिन अभी भी वो उससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा इसको और अधिक फुल प्रूफ योजना बनाएं ताकि अधिकतम किसानों को उसका लाभ मिल सके, इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हम उस पर काम कर रहे हैं और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि इस खरीफ की फसल लेकर के किसान जब अपनी फसल तैयार करके बेचने के लिए आएगा, उससे पहले हम एक रोबस्ट मैकेनिज्म प्रोक्योरमेंट का बना करके खड़ा करेंगे। चलिए, अब इसके अतिरिक्त एक छोटा सा जवाब पीछे से जो प्रश्न आया था उसका और देना चाहता हूं। वो ये था कि किसान की जो है, और आदरणीय त्यागी साहब ने भी ये कहा था कि किसान जो है उसकी अब पेट जो है केवल एमएसपी से भरने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो किसान के लिए जो देश की खेती की नीति जो सरकार की थी, वो हमारा देश क्योंकि परंपरागत रूप से खाद्यान्न की कमी वाला देश था, इसलिए हमारे देश में नीति हमेशा उत्पादन सेंट्रिक नीति थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसा उसकी चिंता की जाती थी। उसी के अनुसार योजनाएं बनती थी, उसी के अनुसार सारी जो है क्रियान्विति होती थी। मैं देश के किसान को धन्यवाद देना चाहता हूं और एक जिस संस्थान में बैठा हूं, इस संस्थान के सारे देश भर के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो फूड डेफिसिट नेशन था वो बढ़ करके आज हमारा देश जो है फूड सरप्लस देश हो गया है। आज हम दुनिया के 10 बड़े निर्यातक देशों में से एक है। लेकिन और आज हमारे पास में 10 मिलियन टन किसान जो है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करता है। 100 लाख टन प्रोडक्शन जो है हमारा किसान चावल का एक्स्ट्रा करता है, दलहन का एक्स्ट्रा करता है, तिलहन का को छोड़ दें बाकी सारी कमोडिटीज में एक्स्ट्रा करता है। शेखावत जी, आपको लेकिन एक सेकंड के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो मोदी जी की सरकार ने जो आमूलचूल परिवर्तन किया है वो नीति में परिवर्तन किया है कि अब हमारी नीति उत्पादन पे आधारित नहीं होकर किसान को लाभ मिले इसके ऊपर आधारित होगी। और उसी नीति के माध्यम पे माननीय मोदी जी ने घोषणा की है कि हम 2022 तक देश के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे और इस संकल्प के साथ में काम कर रहे हैं। और ये जो पलायन हो रहा है जिसकी बारे में चर्चा की जा रही है, पैरिटी केवल के कारण से पलायन नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाएं देश में किसान के पास में गांव में नहीं होने के कारण से लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए एग्रीकल्चर गांव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मोदी जी की सरकार ने बहुत तेजी के साथ में काम किया है। लेकिन किसी भी नई जो नीति बनाई जाती है उसको व्यवस्थित करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और मोदी जी ने अपने कई प्लेटफॉर्म्स पे बोला है कि 2 से 3 साल उनको दीजिए और थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ और गाड़ी इस पर आगे बढ़ी है। लेकिन मैं त्यागी जी आपके पास अभी आती हूँ कि जैसा कि प्रोक्योरमेंट की पूरी जो व्यवस्था थी अभी शेखावत जी ने समझाई और कैसे पूरी सारी चीज़ें सुनियोजित करी जाएंगी, लेकिन जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है उसको लेकर भी किसानों के मन में बहुत सारी चिंताएँ हैं। तो ये इनकी चिंता कितनी वाजिब है? और आप खुद एक किसान नेता रह चुके हैं, तो इस समय सरकार के लिए आप क्या सजेशन देंगे? आपकी तरफ से जानना चाहूँगी। देखिए, मैं एक सरकारी संस्था है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो मैं उसका चेयरमैन था देश भर का। और मैं आपकी बात को बड़ी करना चाहता हूँ। ये गांव के किसान बैठे, नरमा रोजा खाया नहीं खाया अमेरिका वाला? एक ज़माना ये था कि हम अमेरिका का लाया हुआ सड़ा हुआ गेहूं खाते थे, PL 480। अब जिस समय मैं चेयरमैन था अब भी और जब ये कृषि मंत्री हैं तब भी, आज भारत जो है वो गेहूं का सबसे ज़्यादा विदेश में भेजने वाला मुल्क हो गया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। नंबर 2, चावल का नंबर 2 का दुनिया भर में उत्पादक हो गया है। ये पूसा के इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं और ये जो किसान बैठे हैं सामने, ये उसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन शेखावत जी, आपकी कमी नहीं है। एक भी आड़ती कम तोलता हुआ और कम दाम देता हुआ गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। भाई 5-7 का हथकड़ी लगवा दो ना, क्यों? ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गेहूं में नमी बताई जा रही है, गेहूं में नमी बताई जा रही है। अब थोड़े दिनों बाद जो है चावल आएगा, आपने दाम तय कर दिया 2000 रुपये क्विंटल, नमी है भाई 1500 में देता हो दे दे, वरना टाल कर। गलत कह रहा हूं क्या? इसका क्या इलाज है? नंबर तीन जो भी वेयर हाउसेज हैं FCI के हों उसके हों, FCI के अधिकारियों से मैं उसका चेयरमैन रहा हूं, बता रहा हूं दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार FCI के अंदर है, इतना विश्व में कहीं नहीं। शेखावत जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात पर? इसलिए इनके प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, अगर MSP कम मिलेगी तो राज्य सरकार उसको भरपाई करेगी। आप सारे देश की राज्य सरकारों को बात कीजिए, अगर किसान को 1 नया पैसा भी कम मिलेगा
तो राज्य सरकार उसको भरेगी। चलिए एक लाइन शेखावत जी से इस पर सुन लेते हैं, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। मैं त्यागी साहब ने जो बात कही कि व्यापारी और बिचौलिए जिस तरह की करते हैं क्वालिटी के, उसको जवाब मैं पहले दे चुका था। मैंने पहले ही कहा था कि हम इसके ऊपर असाइंग लेबोरेटरीज बना रही है। हमने 585 से ज़्यादा मंडियों में इस तरह की असाइंग लेबोरेटरीज बना करके खड़ी कर दी हैं। आने वाले समय में हम 2 साल में सारी मंडियों पे इस तरह की सुविधा हो, देश के हर एक खरीद केंद्र पे इसको सुविधा हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। चलिए हाँ जावड़िया जी, शेखावत जी से ये बात कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने इस बार प्रोक्योरमेंट ज़्यादा किया है, ज़्यादा पैसे की व्यवस्था की है, पर इस बार प्रोक्योरमेंट इसलिए ज़्यादा करना पड़ा आपको पुराने सरकार के अलावा कि उस समय सपोर्ट प्राइस से कम दाम दालों के नहीं हुए थे। इस साल सपोर्ट प्राइस से दाम कम हो गए, इसलिए आपको ज़्यादा खरीदी करना पड़ा। इस बार आपको कपास नहीं खरीदी करना पड़ा है क्योंकि कपास के दाम सपोर्ट प्राइस से कम नहीं हुए थे। बार बार किसानों से कहा जाता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार के पास में सब जानकारी है। देखिए भारतीय किसान संघ का यहाँ नाम लिया इन्होंने, ये भारतीय किसान संघ का प्रचार साहित्य 2008 में सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें पूरी जानकारी है। कोई सवाल जानकारी नहीं ऐसी बात नहीं है। सवाल क्या है? सवाल हम किसानों का सवाल हल करने के लिए कैसे खड़े रहेंगे। मैंने खुद डॉक्टर स्वामीनाथन जी से ये सवाल पूछा था कि आप जो कहते हैं 50% दाम दे दिए समझो सरकार ने, पर ये बाजार में मिलेंगे कैसे साहब? इसके पे होना चाहिए। आपने बहुत सही है पूछा इनको कि दुनिया के बाजार में क्या है। मैं आपसे एक विनंती करता हूं कि आप आयात निर्यात की नीति की ऐसी घोषणा कीजिए कि इस देश में कोई भी कृषि उपज समर्थन मूल्य से कम दाम पर आयात नहीं होगी, ऐसी नीति तय कर लीजिए। इसके पहले कि शेखावत जी घोषणा करें। एक मिनट, दूसरी चीज, दुनिया में दाम नहीं होंगे तो हम कृषि उपज को निर्यात करने के लिए सब्सिडी देंगे। ये हम शक्कर पे करते हैं। और आखिरी का मुद्दा, जो आपने कही ना, गन्ने के दाम को स्टैट्यूटरी बाइंडिंग है मंत्री महोदय जी। गन्ने के दाम को स्टैट्यूटरी बाइंडिंग जिस तरह से है कि कोई भी गन्ना खरीदने वाला अगर उसके एफआरपी से कम से गन्ना खरीदता है तो उसको फौजदारी खरीदने में जाता है। आप एमएसपी को कर दीजिए ना ऐसा। जावड़िया जी माफ करिए, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर। मैं कुछ एक दो किसानों से भी चाहूंगी कि वो इस पर कुछ बोले। अभी जो जावड़िया जी ने बोला, माइक दीजिए प्लीज उनको। मेरी एक छोटी सी समस्या है। जब से हमारी वर्तमान सरकार आई है वो किसानों के लिए इतनी शुभ चिंतक है कि बिल्कुल सराहनीय की बात है। हम किसान भाई सब उसके आभारी हैं। इतनी योजना किसान के लाभ के लिए बनाई जा रही हैं परंतु वो लागू नहीं हो पा रही ठीक है। चलिए उसका फायदा किसान को मिल नहीं रहा। मैडम सुनिए, आप में हमारे पास समय कम है, आपका हाँ एक मिनट शेखावत जी को बोलने दीजिए। उस व्यवस्था को बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए, आप बैठ जाओ, उसका जवाब आप देंगे। मैंने योजना में सबसे पहले योजना का नाम लिया सॉइल हेल्थ कार्ड का। देश के 10 करोड़ 80 लाख किसानों के पास में सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचा। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की। देश में 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को फसल बीमा का भुगतान पिछले 2 साल में हुआ है। मैंने आपके सामने मार्केट रिफॉर्म्स की बात की। 585 से ज़्यादा मंडियां जो हैं उनको हमने जोड़ने का काम किया है। वो पूरा जो लक्ष्य तय किया था उसके आधार पर किया है। हमने जो योजना बनाई थी उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना, इसको सुनिश्चित किया है और अधिक तेजी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रमेश चंद जी, आपसे एक लाइन में जानना चाहेंगे कि तमाम जो किसान भाई आए हैं उनका ये कहना है कि जो धरातल पर चीजें नहीं पहुंच रही हैं, आप नीति आयोग एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बना रहा है, तो आप इन किसानों को क्या आश्वासन दे सकते हैं कि कितने टाइम में इनके लिए चीजें सहूलियतों से पहुंच सकेंगी? आप इनको आज एक एश्योरेंस दे सकते हैं? हम जब किसी भी विकास कार्यक्रम को धरातल पे इम्प्लीमेंट करते हैं उससे खामियां आती हैं और उनसे हम लेकर उस अनुभव से सीखकर उसमें परिवर्तन किया जाता है। अब जो शेखावत जी ने भी कहा कि प्रोक्योरमेंट में कई जगह काफ़ी कमियां आ रही हैं और हम एक मॉडल जो 5-6 बार डिस्कस हो चुका है जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट। मुझे उम्मीद है कि कुछ फसलों के लिए इस बार भी प्रधानमंत्री जी उस चीज़ के लिए मान जाएंगे कि हम एक डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट का मॉडल भी लेकर आए। और आगे जो चलेंगे तो आप देखोगे कि हमने कुछ और मॉडल भी सोचे हैं। तो समय के साथ सीख लेकर एक पायलट भी हम इस साल करेंगे, तो वो मॉडल इंप्लीमेंट किए जाएंगे जो इन कमियों को दूर कर सके। अच्छा ठीक है, अरविंद जी आपसे बहुत ब्रीफली एक कमेंट आपसे जानना चाहेंगे
कि अब एमएसपी अब आगे और क्या किसानों के लिए? देखिए नीलू जी, ये बात सही है कि जो नई नई योजनाएं हैं उनको सबको एक साथ जोड़ के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ग्रामीण कायाकल्प या किसानों के बेहतर स्थिति के लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी सरकार होगी, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो कोशिशें हो रही सरकार की, वो नीति आयोग में खुद मैंने कई बार देखा कि लगातार एक डिटेल डिस्कशन हो रहा है। यहाँ भी पूसा में मैं गया जब पीएम ने जब डबल इनकम करना है जो है 2022 तक, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं और किसानों से संवाद करके। अभी तक हमने ये देखा कि बहुत सारी योजनाएं कृषि भवन में बैठ के ही बन जाती थी, खुद एक तरफा बन जाई। तो ये एक चिंतन करके, मनन करके जो योजनाएं आई हैं, ये क्या असर डालेंगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं एक पत्रकार के तौर पर मुझे लगता है कि ये अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। तो चलिए, सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करने से और ये कहने से कि सरकार में ये कमी है वो कमी है, उससे आपका फायदा नहीं होगा और सरकार तो जो पहल कर रही है उसका तो नुकसान होएगा ही। तो आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है और एक आग्रह है कि आप, बहुत सारे किसान भाई जो आज इस प्रोग्राम में जुड़े, उनके सवाल हम नहीं ले पाए थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने रखी, मंत्री जी ने आपका जवाब दिया और उम्मीद है कि आपके जो प्रश्न हैं उनका आपको उत्तर भी मिला होगा। और इसी के साथ आज इस चर्चा को समाप्त करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं मंत्री जी का, जो कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और इस सेशन के बीच में आए और उन्होंने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी, आपका बहुत धन्यवाद। रमेश चंद जी, जावंडिया जी, अरविंद जी, थैंक यू सो मच। और इन सारे किसान भाइयों का जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और एक बहुत बड़ा धन्यवाद पूसा इंस्टीट्यूट के उन तमाम अधिकारियों का जिन्होंने हमारी मदद की इस पूरे प्रोग्राम को सुनियोजित करने में। और आपको मैं बता दूं कि ये प्रोग्राम सिर्फ राज्यसभा टीवी पर नहीं, लेकिन आप इस प्रोग्राम को इतवार 8 बजे, रविवार 8 बजे आप डीडी किसान पर भी देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।